हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक डीपी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 11th का जो कोर इंग्लिश है, जो 2021 से 22 में जो मॉडल से पेपर निकला हुआ था, आज उसे हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आज मॉडल सेट पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं वो 2022 का है। देखिए, आप इतना याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट करता है, तो इसीलिए 2022 हो गया या फिर 18-19 से हो गए। जब भी एमसीक्यू जब से आ रहा तब से लेकर जो लगभग 23-24 तक का जो आपके मॉडल से पेपर आए हैं, सारा का सारा मैं इस वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बस आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो से लग रहा कि मुझे हेल्पफुल हो रही है, मुझे सहायता मिल रहा, तो प्लीज आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप गौर कर लीजिएगा कि 1 से लेकर 5 से 6 तक आपका क्या रहेगा, पैसेज से क्वेश्चंस रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको पैसेज दिख रहा, वो पैसेज क्या है कि जापान से रिलेटेड पैसेज है। तो आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन पैसेज जो है उसको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर खोजिएगा। तो आपको मैं एक दो बता दे रहा हूं कि आंसर कैसे खोजना है, जो तरीका है खोजने का मैं वो बता दे रहा एक दो, और बाकी सारा का आंसर मैं बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा, ध्यान सुनिएगा कि हाउ वाज, ध्यान सुनिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा, हाउ वाज जापान्स इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा कि जो जापान का उद्योग है, उद्योग यानी इंग्लिश में इंडस्ट्री, वो कैसे नष्ट हो गया, यानी वो कैसे बर्बाद हो गया। तो आप क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से एक दो वर्ड जो है ना उसको पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉयड, तो इंडस्ट्री। अब एक दो वर्ड को पकड़ लीजिए और पैसेज में खोजिए कि ये जो डिस्ट्रॉयड वर्ड है वो कहां पर है। तो आप यहां पर क्या कीजिए कि देखिए यहां पर डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है ना, और क्या से डिस्ट्रॉय, तो बॉम्बिंग से, यानी बमबारी, जो बॉम्ब जो है उससे क्या हुआ कि जापान के जो इंडस्ट्री है यानी जो उद्योग है वो नष्ट हो गया, वो बर्बाद हो गया। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो बॉम्बिंग होगा। क्या ऑप्शन में बॉम्बिंग दिया हुआ है, तो हाँ यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा कि विच कंट्री हैज गिवन सिक्योरिटी टू जापान। क्वेश्चन ये कह रहा कि जापान को जो, ध्यान सुनिएगा कि जापान को किस देश ने सुरक्षा प्रदान की। यानी ये क्वेश्चन कह रहा कि जब बॉम्बबारी किया गया, जापान बर्बाद हो गया, उस समय जापान को रक्षा करने के लिए कौन सा देश है जो आगे आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारी जगह आपको पता चल जाएगा, जो कि मैं यहीं से दिखा दे रहा हूं कि यूएसए प्रोटेक्टेड जापान। तो याद रखिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, तो यूएसए। नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा क्या, तो सुनिएगा कि फ्रॉम विच ईयर, क्वेश्चन कह रहा कि फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डिड इंडस्ट्रीज बीइंग इन जापान। यानी क्वेश्चन कह रहा कि जो जापान है, जापान में उद्योगों की जो वृद्धि है ना वो किस वर्ष से शुरू हुआ था। क्वेश्चन कह रहा कि जो उद्योग है वो अच्छा से फलना फूलना कब से स्टार्ट किया, कौन सा ईस्वी से, कौन से साल से। तो ध्यान सुनिएगा, इंडस्ट्री की बात किया जा रहा। तो यहाँ पर देखिए हम एक दो क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि कैसे खोजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1950 इंडस्ट्री डेवलप रैपिडली। यानी 1950 ईस्वी से जो इंडस्ट्री है वो तेजी से ग्रोथ करने लगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1950। क्या ऑप्शन में देख लीजिए, मिला लीजिए, 1950 है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हाँ 1950 है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो 1950 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि ब्रोकन, ध्यान सुनिएगा, ब्रोकन इनटू पीसेस मींस, यानी क्वेश्चन कह रहा कि ब्रोकन इनटू पीसेस हिंदी क्या हो जाएगा कि टुकड़े टुकड़े कर देना। ध्यान सुनिएगा, ब्रोकन इनटू पीसेस का हिंदी है कि टुकड़े टुकड़े कर देना। अब आपको बता रहा कि मींस यानी मतलब, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ना कि क्रम्बल्ड। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, क्रम्बल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द अमेरिकन गेव जापान खालिस्तान हेल्प। क्वेश्चन कह रहा कि अमेरिका ने जापान को मदद खालिस्तान दी, यानी कैसा मदद दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, वाइटल। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा कि विच वाज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन कह रहा कि निवेश, ध्यान सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट का हिंदी होता है निवेश करना, यानी लगाना।
तो क्वेश्चन का हिंदी कह रहा कि निवेश की दृष्टि से जापान के लिए कौन सा जो क्षेत्र है वो सही था। क्वेश्चन कह रहा, सुनेगा फिर से, कि निवेश की दृष्टि से जापान के लिए कौन सा जो क्षेत्र है वो सही था। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इंडस्ट्री क्षेत्र, यानी जो औद्योगिक जो है वो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा, देखिए 1 से लेकर क्वेश्चन 6 हम देखें ना, ध्यान सुनेगा कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो कहां से आया, पैसेज से। कहां से आया, तो पैसेज से आया। लेकिन 7, 8, 9, 10 जो आपको दिख रहा ना, वो पैसेज से नहीं बल्कि राइटिंग सेक्शन से है। ध्यान सुनिएगा, यहां पर नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा कि इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, यानी क्वेश्चन कह रहा कि जब आप नोट बनाते हैं यानी नोट मेकिंग लिखते हैं तो हमें किस चीज से परहेज करना चाहिए। अवॉइड का हिंदी होता है परहेज करना। तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, तो लॉन्ग सेंटेंसेस, यानी जब हम नोट मेकिंग लिखते हैं तो हमें नोट लॉन्ग जो सेंटेंसेस होते हैं ना, लंबे लंबे जो वाक्य होते हैं वो नहीं लिखना चाहिए। हमें इससे क्या करना चाहिए, तो परहेज होना चाहिए, परहेज करना चाहिए। आंसर लॉन्ग सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, ध्यान सुनिएगा, एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म पूरे स्वतंत्र तरीके से किस में प्रयोग करना चाहिए, तो नोटिस राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, नोट मेकिंग में, राइट आर्टिकल राइटिंग में। तो आंसर इसका जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नोट मेकिंग। आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट मेकिंग में जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसका पूरे स्वतंत्र तरीके से करना चाहिए। आंसर सी हो जाएगा नोट मेकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि समरी डज नॉट एग्जिस्ट खाली स्थान लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। देखिए समरी का हिंदी क्या होता है, सारांश। कह रहा कि सारांश अधिक नहीं खाली स्थान है मूल पाठ की लंबाई का। सुनेगा, समरी का हिंदी क्या बताया, सारांश। डज नॉट एग्जिस्ट यानी अधिक नहीं, खाली स्थान है, अब क्या नहीं है, तो मूल पाठ की लंबाई का। क्वेश्चन से कह रहा कि समरी यानी हिंदी सारांश, डज नॉट एग्जिस्ट यानी अधिक नहीं है किसका, तो मूल पाठ की जो लंबाई होती है उसका। तो इसका में जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3, यानी बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से कह रहा 10 नंबर कि द समरी कंटेंट्स, यानी जो सारांश है उसमें शामिल किया जाता है, यानी ये 4 ऑप्शन दिया है ना, देखिए समरी यानी सारांश, और कंटेंट्स का मतलब होता है कि शामिल कर लेना। तो मेन आइडिया को शामिल किया जाता है, ग्लोसरी को किया जाता है, डेट फॉर्मेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेन आइडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन जो है आपके राइटिंग सेक्शन से है। अब आगे जो दिख रहा नंबर 11, 12 जो आएगा वो आएगा ग्रामर सेक्शन से। तो चलिए बढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट कर रहा नंबर 11 क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन कहां से आए हैं, तो ग्रामर पार्ट से आए हैं। तो चलिए मिला लेते हैं कि मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स खाली स्थान डेज। क्वेश्चन कह रहा कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो अपने छात्रों के बारे में शिकायत करते हैं। क्वेश्चन का हिंदी समझिएगा कि मेनी टीचर्स यानी बहुत सारे शिक्षक, कंप्लेन यानी शिकायत किसके बारे में, तो अपने छात्रों के बारे में। तो इन दिनों यानी बहुत सारे शिक्षक जो है वो अब क्या करते हैं, तो अपने छात्रों के बारे में शिकायत करते हैं। किन दिनों, तो इन दिनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, दीज। आंसर दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वॉइस से, ध्यान सुनिएगा, एक्टिव और पैसिव वॉइस आप पढ़े होंगे। तो एक तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसा भी क्वेश्चन रहे एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, तो आपको याद रखना है कि भी3 होना चाहिए और बाई लगा होना चाहिए। और आप टेंस को पकड़िएगा, क्या कीजिएगा कि टेंस को पकड़िएगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखा रहा हूं कि यहाँ पे कह रहा है कि द पैसिव वॉइस ऑफ, यानी आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया है, पैसिव में चेंज करना है। अब हम पहले क्या करेंगे, टेंस को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर टेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट्स। और राइट्स का मतलब क्या, तो V1 V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए V5 है राइट्स, राइट्स क्या है V5, आया कौन सा टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नियम क्या कहता है
कि ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाइए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करिए, इज एम आर। अब ध्यान सुनेगा, जब क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया एक टेंस के आगे के लेते हैं। तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक टेंस आगे चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इज एम आर होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्या करना है, खोजना है। अब कैसे खोजेंगे, तो सबसे पहले हमको इज एम आर खोजना है। अब यहां पे देखिए ए लेटर आ जाएगा इधर, यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए सब जगह ए लेटर दिख रहा, लेकिन अभी हम जस्ट क्या बताएं कि इज एम आर खोजेंगे। तो इज एम आर देखिए, तो नंबर फर्स्ट में दिख रहा और नंबर थर्ड में दिख रहा। अब कंफ्यूजन कि इज लगाए या फिर आर लगाए, तो आपको बता दे रहे हैं कि ए लगा हुआ है ऑलरेडी। देखिए ना यहाँ पे ए लेटर लिखा हुआ है, यानी एक पत्र। और बताइए सब्जेक्ट कैसा है, अब इधर आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा ना, कर्ता बनेगा। अब कर्ता कैसा है, तो कर्ता आपका एक वचन वाला है, तो एक वचन रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे। और बताइए हम क्या बोले कि भी3 और बाई लगा होना चाहिए। देखिए रिटर्न भी है और बाई भी है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। क्या, ए लेटर इज रिटन बाई रानी। कहता है हिंदी सुनेगा, रानी राइट्स अ लेटर, रानी पत्र लिखती है। लेकिन आंसर क्या बनेगा कि ए लेटर इज रिटन बाई रानी, यानी जो पत्र है वो रानी के द्वारा लिखा गया। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए जस्ट क्वेश्चन को उलट दिया। नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, जस्ट क्वेश्चन को उलट दिया। करना क्या है कि देखिए द एक्टिव वॉइस ऑफ, यानी ये कि क्वेश्चन पैसिव वॉइस में दिया है। अब हम बताइए हम कैसे पकड़े पैसिव वॉइस में। तो अभी क्या बोले थे, भी3 और बाई दिखेगा तो आपको याद रखना है वो पैसिव वॉइस। देखिए रीड क्या है, भी3 है ना और बाई लगा हुआ है। अब सबसे पहले कौन सा टेंस, क्योंकि अब हमें क्या करना है, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। देखिए इज और बीइंग, इज और बीइंग से पता चला क्वेश्चन है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे, तो आप जब वॉइस पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि सहायक क्रिया यही रह जाता है, बस इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगता है। वो एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, तो बीइंग जो दिख रहा ना, ध्यान सुनिएगा, एक्स्ट्रा वर्ड आपको यहां पर बीइंग दिख रहा होगा। एक्स्ट्रा वर्ड क्या दिख रहा, बीइंग दिख रहा, ध्यान सुनेगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग। अब ये बीइंग से पता चला कि ये एक्स्ट्रा वर्ड है और इज एम आर लगा हुआ है, तो पता चल गया ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो आई एम रीडिंग ए बुक। ध्यान सुनिएगा, आई एम रीडिंग ए बुक। अब हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। देखिए हम क्या बोले थे कि आपको टेंस में बदलना है। यानी यहां पर देखिए मी है, मी ये क्या है, अभी ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो आई अभी जस्ट बोले कि ये क्वेश्चन जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब बताइए आई के साथ किसका प्रयोग, एम का प्रयोग होता है ना। अब हम क्या बोले कि रीड आपको जो दिख रहा वो रीड का भी3 भी सेम होता है, भी4 भी2 हो जाता है सेम, भी1 भी सेम होता है। अब हमें क्या चाहिए, भी4 चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। अब बताइए बचा क्या, तो ए बुक, तो ए बुक लिख दीजिए। अगर हम इसी को कन्वर्ट करें तो देखिए ए बुक उठ कर जाएगा, इधर क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट। ये बुक क्या है, एक है सिंगुलर, तो इज हो जाएगा। और जस्ट बोले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यही रह जाता है, बस इसके साथ एक्स्ट्रा में जो बीइंग शब्द होता है हम उसका प्रयोग करते हैं। जब ये कर लेंगे तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, और इधर वाला आई जो है उठकर इधर आ जाएगा तो मी बन जाएगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि मिस्टर जमुना प्रसाद खाली स्थान ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप आउट। यानी ये कि मिस्टर जमुना प्रसाद जो है जब वह बाहर निकलते हैं तो अपने साथ एक जो छड़ी जो है ना वो ले लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बुजुर्ग लोग जो दादा लोग होते हैं वो जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने हाथ में एक भोपली ले लेते हैं। तो अब यहां पर क्या चाहिए कि हमें टेंस में भरना है, टेंस को पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो कैरीज, यानी मिस्टर जमुना प्रसाद खाली स्थान ए वॉकिंग स्टिक, यानी मिस्टर जमुना प्रसाद जो है ना वो कैरीज करते हैं, यानी ढो लेते हैं, यानी ले लेते हैं। अब बताइए ले लेते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन ही स्टेप्स आउट, जब वो बाहर निकलते हैं, यानी मिस्टर जमुना प्रसाद अपने साथ एक छड़ी ले लेते हैं जब वह बाहर निकलते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कैरीज हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कह रहा
रवि इज नॉट एट होम, रवि जो है वो घर पर नहीं है। ही खालिस्तान आउट प्लेइंग अ फुटबॉल, ध्यान सुनिएगा, ही खालिस्तान आउट प्लेइंग फुटबॉल, यानी रवि जो है वो घर पर नहीं है, वो बाहर फुटबॉल खेल रहा है। अब बताइए, खेल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ही जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आई फिल इन द ब्लैंक्स हैव मनी, अब ये चार ऑप्शन दिया है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आई यानी मैं, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, हैव मनी, तो क्या हो जाएगा, तो डू नॉट हैव मनी, यानी मेरे पास पैसा नहीं है। देखिए डू नॉट क्यों होगा, सबसे पहले देखिए हैव नॉट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हैव है, हैज भी नहीं लगेगा। अब बताइए डू और डज बचा, या अब हम प्रयोग कर सकते हैं या तो डू या फिर डज, लेकिन आपको पता है कि आई के साथ क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हैव मनी, यानी क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा। अब ये क्या करना है ना, नंबर 7, ये आर्टिकल से लिया गया है, और आर्टिकल आपको पता होगा कि ए एंड द का प्रयोग किया जाता है। वोवेल टोटल कितने होते हैं, 5, और उससे पहले ध्यान सुनिए, वोवेल कितने, 5, कौन कौन, तो ए हो जाएगा, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। अब इससे पहले आप जनरली जानते हैं कि एन का प्रयोग करते हैं, किसका, एन, और ये पांचों को छोड़कर बाद बाकी जो भी आएगा तो उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको हम अभी भी कह रहे हैं कि इसके चक्कर में मत रहिए कि ए आई ओ यू रहेगा फिर भी वोवेल का प्रयोग करेंगे, यानी एन का प्रयोग करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि एक दो ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें होगा कि आपका वोवेल भी प्रयोग हो सकता है, यानी ए भी प्रयोग हो सकता है और एन में ही हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट, अब बताइए कि इसके साथ आप क्या प्रयोग कीजिएगा, एन एलिफेंट कीजिएगा। लेकिन जरा अब आप हमें बताइए, हम यहाँ पर आपको होमवर्क एक दे दे रहे हैं, आप क्या कीजिएगा कि कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं ई डब्ल्यू ई आर, बताइए ये है ईवर, अब इसका हिंदी होता है सुराही। अब हमें बताइए कि ए लगेगा, एन लगेगा, अब ये दो है ए एन, अब हमें बताइए कि ईवर के साथ क्या लगेगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अब इसका आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर, एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट फ्रूट। क्वेश्चंस कह रहा कि जो पोटैटो है, पोटैटो जो है ना वो वेजिटेबल है, यानी क्या है, सब्जी है, ये फ्रूट यानी जो फल जो है वो नहीं है। अब क्या करना है ना, क्वेश्चन ऑलरेडी गलत दिया, क्वेश्चन जो है वो गलत दिया है। क्यों, क्योंकि पोटैटो पी से प होता है, अब देखिए वेजिटेबल भी से व होता है। अब बताइए कि पी से प क्या हो गया, पी से प, अब वी से वो होता है। अब बताइए कि क से लेकर ग तक के बीच में ये दोनों आते हैं, जाहिर सी बात है कि हाँ प भी आता है वो भी आता है। और आप याद रखिएगा कि जब उच्चारण कीजिएगा ना, तो अगर क से लेकर ग तक के बीच में आएगा तो आप ए का प्रयोग कीजिएगा, और जब उच्चारण कीजिएगा तो अ से लेकर अगर अ तक के बीच में आएंगे तो आप एन का प्रयोग कीजिएगा। अब उच्चारण कीजिएगा तो पोटैटो, अब किसका वर्ड देखना है, तो फर्स्ट वाला लेटर जो होता है ना उसे देखेंगे, तो पी से क्या होता है, प, प, तो आंसर जो होगा ना ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए पोटैटो, ध्यान सुनिएगा, ए पोटैटो, ध्यान सुनिएगा, ए पोटैटो इज ए वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट। आंसर क्या हो जाएगा कि जो पोटैटो है वो वेजिटेबल है ना कि फ्रूट है, यानी ना कि फल है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि द ब्लैक काउ वर बीइंग चेज बाय द व्हाइट हॉर्स, यानी एक ब्लैक काउ जो है, यानी एक काली जो गाय है उसे पीछा किया जा रहा एक सफेद घोड़े के द्वारा। यानी ये क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है, क्वेश्चंस गलत है। गलत क्यों है, तो याद कीजिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि वॉइस के क्वेश्चन से रहेगा तो आपको देखना है क्या V3 प्लस बाई दिया हुआ है, तो देखिए ना यहाँ पे बाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो सबसे पहले पकड़िए कि V3 कहाँ दिया हुआ है, देखिए V3 देखिएगा तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी आंसर देखिए ये सीधा सीधा देखिए ना, क्या आपको समझाए थे कि जहां भी V3 प्लस बाई मिलेगा तो आपको क्या याद रखना है कि पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे तो देखिए V3 तो ये ना चेज्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई वॉज गिवन ए प्राइज बाय द हेड, यानी हेड के द्वारा मुझे प्राइज दिया गया।
अब कह रहा कि क्या ये तीन ऑप्शन में कोई लगेगा, क्या ये सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा कि नो करेक्शन, यानी ऑलरेडी ये जो है वो सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सीता विल कम, यानी सीता जो है वो आएगी व्हेन शी फिनिश्ड वर्क, यानी जब वो अपना काम समाप्त कर लेगी। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? कि क्लाउज आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जल्दी हम क्लाउज का पूरा पार्ट जो है डिटेल के साथ जरूर लाएंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर का जितना भी पोर्शन है मैं पूरे डिटेल के साथ आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो अब समझिएगा, यहां पर सबसे पहले ये बताइए कि वेन क्या है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। और नियम कानून क्या कहता है? देखिए, नियम 4-5 याद रखिएगा क्लाउज का। नियम पहला क्या कहता है कि जब कंडीशन के साथ जो क्लाउज जुड़ा हुआ रहेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने भी क्या बताया कि जो क्लाउज कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब कंडीशन के साथ कौन क्लाउज जुड़ा हुआ है? ये वाला, ध्यान सुनिएगा, ये वाला। अब ये बनेगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब बताइए, यहां पर सी लिखा हुआ है। सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सी के साथ किसका प्रयोग? V5 का प्रयोग। तो अब बताइए, सी के साथ किसका प्रयोग? V5। तो यहां पर भी देखिए V5 है, यहां पर भी V5 है, लेकिन आप पकड़िए तो सही, वेन किसके साथ है? तो वेन बी के साथ है, तो वेन फिनिशेस हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, नियम क्या कहता है कि दो सेंटेंस दिया रहेगा, दो क्लाउज दिया रहेगा और दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। तो नियम ये कहता है कि जो कंडीशन से जुड़ा हुआ रहेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो कंडीशन से जुड़ा हुआ नहीं है वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। हाँ, ध्यान सुनिएगा। अब ये बताइए कि कंडीशन से ये जुड़ा हुआ, देखिए हम इरेज कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। यहां पे देखिए क्या मैंने बोला कि जो कंडीशन से जुड़ा हुआ, तो वेन कंडीशन से जुड़ा हुआ है वो बनेगा किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। या तो V1 का प्रयोग कर लीजिए या फिर V5 का। और जो कंडीशन से जुड़ा हुआ नहीं है, बताइए कंडीशन के साथ अटैच है? नहीं है, तो ये बनेगा किस में? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में। नियम याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो कह रहा ना, वो आपको क्या करना है कि ये दिया हुआ है, इससे क्या करना है कि अरेंज करना है कि आप P वाला PQRS सही होगा, या फिर SRPQ सही होगा, PRQS होगा, या फिर SQPR होगा। तो अब हम मिलाते हैं कि क्या सेंटेंस कैसे सुटेबल हो रहा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा कि लेमन इज ए फॉर एनीवन यूजफुल टॉनिक विद कार्डियक प्रॉब्लम। हिंदी सुनिएगा, लेमन एक है, इसका हिंदी होगा लेमन एक है किसी के लिए उपयोगी टॉनिक हृदय संबंधी समस्या के लिए। तो जब आंसर खोजिएगा ना, तो आंसर आपका इसमें से ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो PRQS जो दिख रहा ना, PRQS वो सही होगा। अब कैसे होगा? तो पकड़िए, P क्या है? लेमन इज ए, यानी लेमन एक है। अब आइए R में, कैसा है? तो लेमन एक है उपयोगी टॉनिक, लेमन एक है उपयोगी टॉनिक। अब क्यू में आइए, क्यू में क्या है? फॉर एनीवन, यानी किसी के लिए भी, ध्यान सुनिएगा, किसी के लिए भी हृदय संबंधी समस्या के साथ, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो लेमन एक है उपयोगी, ध्यान सुनिएगा, लेमन एक है उपयोगी टॉनिक किसी के लिए भी हृदय संबंधी समस्या के लिए। आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी जो दिख रहा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम इसके जैसा ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा कि इट इज, यानी यह है, प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी संक्रमण की प्रगति, गुड फॉर के लिए अच्छा है, चेकिंग द, यानी जांच कर रहा। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे? तो हिंदी में लाइए बी। तो आइए, पहले क्या है? पी। पी क्या है? इट इज, यानी यह है। उसके बाद क्या है? आर। क्या है? तो यह है। आर में आइएगा तो आर में आप क्या देखिएगा? गुड फॉर, यानी अच्छा, के लिए अच्छा है, यह है अच्छा क्या? तो ध्यान सुनिएगा। अब आइए एस। एस में क्या लिखा हुआ है? चेकिंग द, यानी जांच कर रहा क्या? तो संक्रमण की प्रगति, यानी आंसर जो आपका होगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप खुद मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां से नंबर 25 जो दिख रहा आपको, वो क्वेश्चन जो है वो अब आपका बुक से लिया गया है। क्वेश्चन सुनिएगा, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय, यानी ये जो कहानी, कौन सा कहानी? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो कुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा सुनिएगा, क्वेश्चन है
कि कुशवाहा सिंह ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द, यानी कुशवाहा सिंह के जो दादाजी हैं उनके जो तस्वीर जो है वो मेंटल पीस के ऊपर टांगा हुआ है। तो किसके ऊपर? तो आंसर जो हो जाएगा वो ड्राइंग रूम के ऊपर। क्या हो जाएगा? ड्राइंग रूम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कुशवाहा सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर, यानी कुशवाहा सिंह के जो दादाजी है ना वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि पहना करते हैं क्या? तो बिग टर्बन, यानी बड़े से जो टर्बन जो है ना जिसे हम हिंदी में पगड़ी कहते हैं वो पहना हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्यान सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि व्हाट वुड कुशवाहा सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर फीड द विलेज डॉग विद, यानी कुशवाहा सिंह यानी ऑथर और उनके जो दादी माँ है वो गांव के कुत्तों को क्या खिलाते थे? तो आंसर हो जाएगा चपाटी। ध्यान सुनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, यानी दादी माँ के अनुसार, किनके दादी माँ? मेरी या आपकी? नहीं, न मेरी न आपकी। किनके दादी? तो कुशवाहा सिंह के दादी, यानी द ग्रैंड मदर बिलीव दैट, यानी कुशवाहा सिंह के दादी माँ जो है वो मानती है, क्या मानती है? कि द एजुकेशन शुड बी, यानी जो शिक्षा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा रिलीजन बेस्ड, यानी धर्म ग्रंथ से रिलेटेड जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of the Summer of the Beautiful White Horse? क्वेश्चन कह रहा कि ये जो कहानी है, कहानी का नाम क्या है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इस कहानी के जो लेखक है ना उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा ना, विलियम शेरियन। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेरियन। अब आपको एक होमवर्क दे रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये है आपके लिए HW। आप हमें बताइए कि विलियम शेरियन का जो बचपन का नाम जो है वो क्या है? ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि जो ऑथर है विलियम शेरियन उनके बचपन का नाम क्या है। मैं जरूर चेक करूंगा सभी लोग का, तो जरूर आप क्या कीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, ये मुझे बताइएगा कि ऑथर विलियम शेरियन का बचपन का नाम क्या है और उस समय वो कितने साल के थे। दोनों बचपन का नाम क्या है और उनकी एज उस टाइम क्या हो रही थी, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, सुनेगा, क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरगोनियन ट्राइब, यानी गैरगोनियन जो ट्राइब है, जो जनजाति है, उनकी हॉलमार्क्स यानी उनकी पहचान क्या है? तो ट्रस्ट भी है, ऑनेस्टी भी है। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कितने सेंचुरी से, यानी कितने सेंचुरी से वो ट्रस्ट और ऑनेस्ट के लिए जाने जाते थे? तो 11वीं शताब्दी से, 11th सेंचुरी जो है उस समय से लोग जाने जाते थे। किस चीज के लिए? तो ईमानदारी के लिए, और फिर बाद में लोग विश्वास भी करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the true owner of the white horse? क्वेश्चन कह रहा कि ट्रू ऑनर यानी असली मालिक किसका? तो व्हाइट हॉर्स यानी सुंदर सफेद जो घोड़ा था ना उसका असली मालिक कौन था? तो जॉन बायरो। अब एक और क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए कि जॉन बायरो कौन था? Who was जॉन बायरो? इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। Who was जॉन बायरो? जॉन बायरो कौन था? चलिए आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा कि एट व्हाट टाइम डिड मुराद एंड, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि एट व्हाट टाइम यानी कितने समय में जो अरम है, जो मुराद है, वो घोड़े को चलाते थे, दौड़ाते थे, राइड करते थे। तो आंसर हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, व्हाट वाज मुराद डिजायर? मुराद की जो इच्छा जो है ना वो क्या था? तो टू राइड ए हॉर्स। ध्यान सुनिएगा कि घोड़सवारी करना उन लोगों के क्या था? इच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? सुनिएगा कि द ऑथर, ध्यान सुनिएगा, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट आफ्टर डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर। क्वेश्चन कह रहा कि हम मरने से नहीं डरते जब हम साथ साथ हैं। इसका लेखक कौन है? तो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 years टू इम्प्रूव दियर, यानी जो नरेटर यानी जो लेखक है और उनकी पत्नी। अब एक और आपके लिए होमवर्क कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? किनके पत्नी? गॉर्डन कुक जो है ना उनके पत्नी का नाम क्या था? जो उन लोग 16 साल तक इंप्रूव कर रहे थे, यानी सुधारने की कोशिश में थे। क्या सुधारने की कोशिश में? तो शिप फायरिंग स्किल्स, यानी समुद्री यात्रा करने में जो जो उनके साथ दिक्कतें आते, उस दिक्कत को कैसे क्रॉस करना है, कैसे पार करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके लिए उन लोग क्या कर रहे थे? वो इंप्रूव कर रहे थे कि कैसे टैकल करना है, कैसे
हार्ड मतलब टैकल करने के साथ साथ कैसे हमें सुरक्षा से जो वर्ल्ड वॉयाज जो है यात्रा जो उन्होंने स्टार्ट किया था तय करने के लिए उसको कंप्लीट करना है। तो सी फायरिंग स्किल्स आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 years ago राउंड द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाय, कह रहा कि 200 साल पहले ये जो समुद्री यात्रा जो तय किया गया था वो किनके द्वारा, तो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। ध्यान सुनिए, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट, यानी ऑथर के द्वारा जो बोट बनाया गया था उस बोट का नाम क्या था, तो वेव वॉकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज, अब वो जो बोट बनाए थे उस बोट का जो लेंथ है यानी जो लंबाई है वो लंबाई कितना था, तो 23 मीटर। आपके लिए एक और होमवर्क कि ये जो वेट जो है ना, वेट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, वेट का स्पेलिंग सही है। अब बताइए कि वेट कितना था किसका, तो वेव वॉकर की जो वेट जो है जिसे हिंदी में वजन कहते हैं वो कितना था, बताइए। ये आपके लिए होमवर्क कि वेव वॉकर की जो वेट है वो वेट कितना था, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, क्वेश्चन कह रहा कि द वॉइस ऑफ द रेन ये जो कविता है इस कविता के कवि कौन है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिख रहा वाल्ट व्हाइटमैन वो सही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा कि द वॉइस ऑफ द रेन ये जो कविता है इस कविता के कवि कौन है, तो वाल्ट व्हाइटमैन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, कह रहा कि ये जो फ्रेज है कौन सा फ्रेज, तो पोएम ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी जो दिख रहा है ना कि रैन गिव द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रैन गिव द सेम प्लेजर, यानी जैसे रैन जो है वो उसी तरह से खुशियां प्रदान करती है अर्थ को, यानी जिस तरह से धरती को खुशियां प्रदान करती है वर्षा यानी पानी, उसी तरह से ये जो कविता है वो हम इंसान को खुशियां प्रदान करती है। अब उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप उदास हैं या फिर आपको सही नहीं लग रहा, तो आप क्या करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं ना, म्यूजिक प्ले करने के बाद क्या होता है, आपको आनंद मिलता है। उसी तरह से धरती के लिए खुशी का जो प्रदान की जाती है वो वर्षा के द्वारा यानी बारिश के द्वारा की जाती है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज ए स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, यानी द वॉइस ऑफ द रेन ये जो कविता है इस कविता में अजीब सी बातें क्या बोली गई है, तो आंसर हो जाएगा कि द रेन रिप्लाइड टू द पोइट्स क्वेश्चन, यानी जो बारिश के जो बूंद जो है ना वो कवि के जो क्वेश्चंस है उसका जवाब देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब बताइए मैंने आपको क्या किया, पूरे डिटेल के साथ 40 जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उससे सॉल्व किया। तो आप क्या कीजिएगा कि जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा जो जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है। याद रखिएगा आज का होमवर्क जो है जो मैंने बोला है वो क्या करना है कि आंसर आपको बताना है कमेंट करके। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दोस्त को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।